Welcome to the video series on political science. Now today we will start second book, Politics in India Since Independence. Chapter number 1, Challenges of Nation Building. Now सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि चैप्टर का नेम जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है. ठीक है, जब बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जो है इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, इतने 200 वर्षों के स्ट्रगल के बाद, उसके बाद नेशन को रीबिल्ड करना, एक तरह से बनाना दोबारा से, उसको बहुत सारे चैलेंजेस थे. ठीक है, गवर्नमेंट के सामने किस तरह से गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक करना है, रहना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थी पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स की, तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है. तो इस तरह से जो चैलेंजेस थे, ठीक है, चैप्टर का नाम समझ गए होगे आप कि क्या नेशन बिल्डिंग को बनाने के लिए गवर्नमेंट के सामने जो थे वो क्या क्या चैलेंजेस थे. नाउ इसमें देखते हैं चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन. ठीक है, 3 वर्ड याद रखना जब भी चैलेंजेस पूछे जाएंगे आपसे. चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, सबसे पहला वर्ड याद रखना यूनाइट करना. कि गवर्नमेंट को सबसे पहला जो चैलेंज था उसके सामने वो था पूरे नेशन को यूनाइट करना. क्योंकि नंबर 1 पे देखिए, इसमें डाइवर्सिटी सिस्टम है इंडिया में. ठीक है, अलग अलग प्रांत, अलग अलग धर्म, अलग अलग इसके भाषाओं के लोग रहते हैं, जाति, धर्म, उपधर्म, तो बहुत सारे डाइवर्स सिस्टम है. तो इस वजह से नेशन को यूनाइट करना सबसे पहला चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने. तो पहला वर्ड याद रखना यूनाइट करना. ठीक है, और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको आप ज्वाइंट कर देना इस पॉइंट में. सेकंड नंबर पे याद रखना है आपने डेमोक्रेसी. ठीक है, गवर्नमेंट को अब कौन से रूल में लेकर जाएं, तो डेमोक्रेटिक सरकार बनानी थी. तो ये पूरी तरह से श्योर थी जो उस समय के लीडर्स थे, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, और वो पूरे कंट्री को किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी में लेकर ही आना है. क्योंकि वो बहुत लंबे समय के जब स्ट्रगल किया तो ऑलरेडी वो अवेयर हो चुके थे कि विदाउट डेमोक्रेसी जो है हमारा देश जो है वो एक तरह से पूरा बिल्ट नहीं हो सकता है. कहीं ना कहीं कमियां रह सकती हैं. अगर हमें राइट्स प्रोवाइड करने हैं, अगर अगर हमें सोशल डाइवर्सिटी सिस्टम और इकोनॉमिकली जो डाइवर्स सिस्टम है उसको कम करना है, ख़त्म करना है, तो हमें डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो लेकर ही आनी पड़ेगी. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेवलप करना है. डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है, इंश्योर करना है उसको. ठीक है, इसमें क्या है, केवल ओनली ऑफ अ सम सेक्शन ही नहीं कि कुछ सेक्शन को डेवलप कर दिया, सब इंटायर सोसाइटी को. ठीक है, सब तरफ जो है वो इस चैलेंजेस को पूरा करना है. तो आपने 3 वर्ड, जब भी चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन आए तो 3 वर्ड याद रखना, यूनाइट, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, और उसको आपने एक्सप्लेन करके लिख देना है. ठीक है, समझ आया पहला पॉइंट. बहुत ही आसान और बहुत ही मतलब ऐसा चैप्टर है, जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, थॉरली भी इसको समझ लेंगे, तो आप बहुत अच्छे से खुद ही इस क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. और अच्छे से पता तो है ही आपको, अवेयर हैं काफ़ी चीज़ों से, लेकिन एक बार उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको पेपर्स में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ सेकंड पॉइंट इज कि इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, नो सिंगल बेल्ट. ठीक है, कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी. दैट मीन्स कि जो मेजॉरिटी एरिया था मुस्लिम्स का, वहाँ पर उन्होंने 2 वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो क्रिएट कर दिया था, और बीच में क्या था, इंडिया. ठीक है, तो वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ. तो दैट मीन्स कि कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी. देखिए, जो एक लॉन्ग एक्सपेंसिस ऑफ इंडियन टेरिटोरी आता था, जो सेपरेटेड बना हुआ था. तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कॉम्प्लिकेशन कर दिया था भविष्य के लिए भी, कि जिस वजह से कि डिस्ट्रीब्यूट हो इंडिया एंड पाकिस्तान में. ठीक है, एक अलग एरिया नहीं था, एक अलग नेशन नहीं था कि बिल्कुल सेपरेट हो, बल्कि एक तरह से ऐसा बंटवारा किया था जो बाद में आने वाले सालों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था. नाउ थर्ड इज, पाकिस्तान में यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी बहुत सारी, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से पाकिस्तान बने.
बहुत सारी मेजॉरिटी जो लोग थे इसमें, खान अब्दुल खान जो थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, उसमें ये चाहते जिनको क्या बोला जाता था, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस प्रकार का कोई पार्टीशन हो। इसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस डिस्पाइट हिज ऑपोजिशन NWFP was merged with पाकिस्तान। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ ऐसे जगह भी थी जैसे पंजाब एंड बंगाल में मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जो वहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर भी किस तरह से, एक तरह से, और कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी बहुत कम थी, वहाँ पर भी एक तरह से ये जो पार्टीशन का जो ट्रॉमा है वो झेलना पड़ा, जैसे पंजाब एंड बंगाल को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। ठीक है, अब पार्टीशन देख लिया आपने, इंडियन पाकिस्तान का हुआ, और किस तरह से लोग जो थे उसके फेवर में थे, उसके फेवर में कुछ लोग नहीं थे, और उसके बाद देखा आपने पंजाब एंड बंगाल में किस तरह से इफेक्ट डाला इन सब चीज़ों का। उसके बाद देखते हैं कि जो परिणाम हुआ, परिणाम बहुत भयंकर हुए, आप ऑलरेडी अवेयर हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, क्योंकि उसी देश में हैं हम, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिस वजह से मतलब हमारे सामने आती रहती है उस टाइम की जो घटनाएं हैं, चाहे वो पिक्चर के रूप में आए, चाहे वो सीरियल के रूप में, या फिर बुक्स में हमें पढ़ने को मिलती है। इसमें क्या हुआ था, अगर जो गदर मूवी याद करें आप, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो मतलब घटनाएं हैं जिस वजह से हम मतलब अवेयर हुए बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी फिल्में बनी हैं ऐसी, बहुत सारे सीरियल्स बने हैं ऐसे। ठीक है, इसमें देखिए जब पार्टीशन हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में मतलब उनको कहाँ पर आना पड़ा, इंडिया में आना पड़ा, और हिंदुओं को और मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान में बॉर्डर पार करना पड़ा। लेकिन वो पार करना, बॉर्डर पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक तरह से मर्डर हो रहे थे, मारा जा रहा था लोगों पकड़ पकड़ के, और किस तरह से वुमेन के साथ में मतलब रेप्ड और अटैक्ड और किल्ड किया जा रहा था, और फोर्सफुली कन्वर्टेड भी किया जा रहा था रिलीजन में, कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था। एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी फेल्ड ऑन बोथ साइड। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मशीनरी थी बिल्कुल फेल हो चुकी थी। एंड हुज लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉयलेशन हुआ था, बहुत ज़्यादा लाइफ्स का और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। ठीक है, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ जला देना, घरों के घर जला देना, उसके बाद बिना मतलब सामने वाले को एक तरह से ह्यूमैनिटी जो वॉयलेशन था बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, शेल्टर की प्रॉब्लम हो चुकी थी, मशीनरी फेल हो चुकी थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ओके, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशन। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन में मैंने 3 वर्ड याद करने को बोले थे आपको। सबसे पहला यूनाइट, सेकंड इज डेमोक्रेसी, और थर्ड इज डेवलपमेंट। ठीक है, 3 पॉइंट याद करने हैं आपने। उसके बाद हमने क्या देखा था, पार्टीशन। पार्टीशन के बाद उसके क्या परिणाम हुए, उसके बाद देखते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट थी सम्राटों की, राजाओं की, क्योंकि उस समय जब पार्टीशन हुआ तो कुछ ऐसे वंशधारी, कुछ ऐसे शासक थे। ठीक है, कुछ जो प्रिंसली वर्क जो चला रहा था ब्रिटिश टाइम पे, तो उनको इंटीग्रेट करना था, उनको अब हमें यूनाइट करना था, इंडिया में शामिल करना था। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण टास्क था किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने। नाउ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ए ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो पहले देख लो कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो डिवाइडेड थी, पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे 2 टाइप्स हैं इसमें। एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में थी। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल में जो थी, उसके बाद उस समय की बात कर रहे हैं, ये पार्टीशन के बाद की। नाउ फिर उसके बाद था प्रिंसली स्टेट्स जो थी गवर्न्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस।
और उसके बाद जो है किस तरह से एक तरह से इंटरनल अफेयर्स बाय, जितना भी इंटरनल अफेयर्स होते थे, जितना भी जो कार्य होते थे वो सारे किसके कंट्रोल में होते थे, प्रिंसली स्टेट के कंट्रोल में होते थे। अब ये तो हमने डिवीजन देख लिया कि जो ब्रिटिश कंट्रोल में थी, जो ऑन कंट्रोल में थी। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से इमिजिएटली आफ्टर, मतलब बहुत ज़रूरी हो गया इंडिपेंडेंस के बाद उनको यूनाइट करना, उनको इंडिया में शामिल करना। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वो इंडिया के मैप में जो है मतलब अलग अलग प्रिंस में बटे हुए थे, अलग अलग एक तरह से प्रोविंसेस में बटे हुए थे। लेकिन अब उनको मैप तैयार करना है, अब पूरे राष्ट्र का निर्माण करना है। तो दैट मीन्स कि उन शासकों को, उन जो प्रिंसली जो प्रोविंसेस थी, जो गवर्न बाय इंडियन प्रिंसेस जो थी, अलग अलग जो डिवाइडेड थी, उनको अब यूनाइट करना था। समझ आया आपको? इसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी कम नहीं थी, सोचो आप। इंडिया का मैप बहुत छोटा हो जाएगा अगर हम इनको ऐड नहीं करते। कहाँ कहीं पर हैदराबाद में थी, कहीं पर बंगाल में, कहीं पर। तो इस तरह से जो इनको यूनाइट करना बहुत ज़रूरी हो गया था 565 को, क्योंकि अगर वो इमिजिएटली नहीं करते तो दैट मीन्स कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाती, या अपना ही अलग बना लेती, अपना ही अलग कंट्री बना लेती, अपना ही अलग स्टेट बना लेती। तो उनको इंडिया में इमिजिएटली शामिल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। 565 प्रिंसली स्टेट थी, मैनी ऑफ देम ज्वाइंट इंडियन यूनियन। बहुत सारी जो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थी वो अपनी इच्छा से ज्वाइंट हो गई। ठीक है, इसके बाद जैसे ये देखिए, और कुछ ऐसी स्टेट थी जो इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। ओके, जैसे कि वनकौर हो गई, हैदराबाद हो गई, कश्मीर हो गई, मणिपुर हो गई, इन्होंने मना कर दिया इंडिया यूनियन में ज्वाइन होने से। अब आपको समझ आया कि इमिजिएटली ज्वाइन करना बहुत, उनको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अदरवाइज जो था कोई और उनको अपने स्टेट में, अपने कंट्री में शामिल कर लेता, कोई भी लालच देकर। ठीक है, तो बहुत सारी 565 जो थी अपनी इच्छा से हुई, और कुछ ऐसे थे जो उन्होंने ज्वाइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद देखिए कि सरकार ने क्या प्लान किया इनको अपने अपने साथ ज्वाइन करने के लिए। गवर्नमेंट अप्रोच, अब गवर्नमेंट ने अप्रोच किया। ठीक है, द टर्म इंटरिम गवर्नमेंट टुक फर्म स्टेप्स अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल principalities of different sizes. Okay, now first is, इसमें क्या बोला गया कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, कुछ जो थी वो अपनी इच्छा से ज्वाइन हो गई। ना द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजंस। एंड इसमें क्या बोला गया कि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से, मतलब ऑटोनॉमी को, जो सम रीजंस की जो ऑटोनॉमी थी उसको एक तरह से, मतलब अपने यूनाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से उनको अपने में शामिल करने के लिए हर तरीके से जो है वो हथकंडा अपनाया। नाउ, और इसमें देखते हैं कि नेशन हैड एज्यूम सुप्रीम इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि मतलब आपकी सुप्रीम इम्पोर्टेंस रहेंगी, आप हमारे राष्ट्र में शामिल हो जाओ, कंसोलिडेशन कर लो, लेकिन टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, ठीक है, बाउंड्रीज में तो शामिल हो जाए, लेकिन एज्यूम सुप्रीम इम्पोर्टेंस। नाउ चॉइस वाज गिवन टू स्टेट्स टू ज्वाइन आइदर इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। उनके पास चॉइस थी कि वो इंडिया में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में। तो इस तरह से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल था इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने में शामिल करने के लिए। क्योंकि याद रखना इस चीज़ को कि सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्होंने इनको प्रिंसली जो स्टेट्स थी उनको अपने में शामिल करने के लिए बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके में क्या होता है आपको पता है, अगर कोई
अगर कोई मतलब जोर ज़बरदस्ती से नहीं मान रहा, तो उसको प्यार से या उसको थोड़ा बहुत मतलब इस तरह से अपनी बातों में करके या कुछ ऐसे तरीके से कि मतलब आपके बेनिफिट के लिए भी होगा ये, या फिर आपका बेनिफिट सबसे पहले देखेंगे हम, ठीक है। तो एक डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया गया इसको अपने कंट्री में शामिल करने के लिए, बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी मुश्किलें आई, किसके सामने, इंडिया के सामने, किस किस तरीके से उसे अपने देश को दोबारा से खड़ा करना पड़ा, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन एंड गवर्नमेंट अप्रोच। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। नाउ इसमें भी आपने आपने वो देखा कि कौन कौन से स्टेट जो थे उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो 3 कंसिडरेशंस ऑफ टू गवर्नमेंट अप्रोच, फर्स्ट में कि एक तरह से प्रिंसली जो थे अपनी इच्छा से ज्वाइन हो रहे थे, सेकंड में देखा फ्लेक्सिबल टू गिविंग, और उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी, उनको एक तरह से फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी कि वो शामिल हो जाए, एंड इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। उसके बाद किस तरह से उनको इंटीग्रेट करने के लिए उन स्टेट्स को और उनके मतलब एक तरह से डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया गया। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये देखिए पिक्चर देखिए, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो क्या कहाँ जा रहे हैं, प्रिंस के पास जा रहे हैं, जो प्रिंसली जो स्टेट्स हैं, और उनसे एक तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से उनको अप्रोच कर रहे हैं कि वो हमारे इंडिया में शामिल हो जाएं, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स जो हैं आप देंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जितना अभी तक पढ़ा है उसके छोटे छोटे से एक एक लाइन के एक एक वर्ड के आंसर हैं, तो इसको आप देने का प्रयास कीजिएगा। यस, अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट थी, जैसे अभी हमने 4 स्टेट की बात करी जो जिन्होंने मना कर दिया था इंडिया में शामिल होने से, तो उनके साथ में डिप्लोमेटिक तरीके से जो हमने यहाँ पर पिक्चर में देखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से उनको प्रिंसली जो स्टेट थी, या तो उनको प्यार से या फिर एक तरह से प्रेशर देने के बाद उनको इंडिया में शामिल कर लिया गया। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डॉक्यूमेंट को, ये डॉक्यूमेंट का नाम याद रखना, ये हमेशा पेपर में आता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला गया। द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड अ डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसको क्या बोला गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जिसमें किस किस ने साइन किए, इसमें देखो जूनागढ़ ने, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर जो मना कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कुछ सैनिक कार्रवाई भी हुई, जिस वजह से प्रेशराइज तरीके से हैदराबाद के जो शासक थे उन्होंने यहाँ पर देखिए सितंबर 1948 में मर्ज कर लिया, यूनाइट कर लिया, मिलिट्री ऑपरेशन चला, ठीक है, और उनको पकड़ लिया गया, मतलब शासक को, और उसको क्या कर लिया गया, इंडिया में शामिल कर लिया गया। इसके बाद आप देखिए मणिपुर की बात कर लेते हैं, या आगे जो है मर्जर एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। मर्जर एग्रीमेंट में क्या हुआ कि हम जो हैं इंडिया में, वहाँ के जो जो शासक थे उन्होंने बोला कि इंडिया में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन हम जो हैं हमारी जो कहीं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फ्री कर दिया जाए कि हम अपने तरीके से ही एक गवर्नमेंट को आगे ऑर्गेनाइज करेंगे। नाउ इसके बाद देख लेते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये अलग पॉइंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन की बात ये आती है, छोटे से शब्दों में समझ लीजिए, इसमें ये आता है कि जो अब भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके लिए कुछ मूवमेंट भी हुए। देखिए थर्ड पॉइंट पर देखिए कि इन दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, एक तरह से भाषाई आधार पर क्या हुआ, मूवमेंट शुरू हो गए कि हमें मतलब अगर हम तेलुगु वासी हैं या फिर पंजाबी हैं या फिर बंगाली हैं, तो हमें भाषा के आधार पर स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ द स्टेट गेव inputs to reorganize state on linguistic basis। नाउ इसमें क्या बोला गया कि एक तरह से जो मतलब एक तरह से प्रेशर बनाया गया, जिसमें पहले इस तरह से यूनाइट करने में शामिल नहीं थे गवर्नमेंट की, मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन बाद में क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई,
याद रखना 1953 में बनी, ठीक है। ये जो मूवमेंट हुए 1953 से बहुत पहले शुरू हो गए थे कि रीऑर्गेनाइजेशन हो। उसके बाद जो है 53 में ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन थी, और उसके बेसिस के आधार पर एक्ट पास हुआ 1956 में। बनाई कब गई? 1953 में। ये 5 नंबर का या 6 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट। स्टार्टिंग में 14 स्टेट ऐसी बनी और 6 यूनियन टेरिटोरियस बनी। याद रखना, स्टार्टिंग में जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरीज जो थी वो रीऑर्गेनाइज हुई, ठीक है। इसमें देखिए किस तरह से हालात थे, और रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे एक तरह से पिक्चर की तरह यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें भाषाई आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाए। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब, मध्य प्रदेश, और इस तरह से ये अपने अपने तरीके से किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन के लिए दबाव बना रहे हैं। नाउ हु इज़ द लीडर शॉन इज इन द अबव। ये जो क्वेश्चंस हैं पिक्चर के आधार पर, ठीक है, 4 या 5 मार्क्स का पिक्चर पैसेज भी आते हैं। तो ये क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो आपने देने हैं कॉपी में। हु इज़ द लीडर शॉन इन द अबव कार्टून, एंड उसके बाद डिमांड क्या क्या थी, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड के बारे में कैसे हुआ, एंड वॉज इंडिया राइट टू अडोप्टिंग दैट कोर्स। उसके बाद क्या क्या राइट जो हैं वो अडोप्ट किए गए। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट्स। नाउ टाइमलाइन इसमें बताई गई है किस तरह से क्रिएशन किया गया। बॉम्बे, इसमें गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल, जो गुजराती और मराठी बोलते थे उसमें महाराष्ट्र एंड गुजरात को क्रिएट किया 1960 में। पंजाब, जहाँ पर हिंदी भाषा वाले और पंजाबी भाषा वाले थे, तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, भाषा के आधार पर। पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में आपका आ गया हिंदी, और हिमाचल प्रदेश इस तरह से डिवाइड किए गए। नाउ नागालैंड जो है 1963 में डिवाइड हुआ फ्रॉम असम, ठीक है। उसके बाद मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा फ्रॉम असम से। उसके बाद एक तरह से क्रिएशन हुआ, न्यू स्टेट बनी 1972 में। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश जो थे यूटी इन 1972 एंड बिकम स्टेट, ठीक है। पहले ये यूटी थे 1972 में, या यूटी मीन्स यूनियन टेरिटोरी, ओके। बाद में स्टेट बने, और उसके बाद 1987 में न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ ए सेपरेट रीजनल कल्चर एंड रीजनल इम्बैलेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये 2000 में बने न्यू स्टेट्स वांटिंग टू बी मेड। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके, यस, इसमें देखते हैं महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट इज इसमें रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से पिक्चर शो किया गया है, किस तरह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया, और उसके बाद जो है साथ साथ क्या प्रॉब्लम्स आई। इस पिक्चर के आधार पर क्वेश्चन हैं, विच बॉडी वाज असाइन द रोल ऑफ ए डिवाइडिंग स्टेट। कौन सी बॉडी थी, अभी बताया आपको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी, उसके बाद डिवाइडेड हुई, किस बेसिस पर डिवाइडेड हुई, ये भी बताया आपको। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू बी रीऑर्गेनाइज, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया नाउ, अभी कितने स्टेट्स हैं। तो ये इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो हैं इस पिक्चर के आधार पर जो है आप जो है वो देंगे कॉपी में, और उसके बाद उसको जो है एक तरह से उसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और बहुत ही हर पॉइंट, हर इस जो जितने भी पॉइंट मैंने करवाए हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट है इसको, और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर 1-2 बार भी इसको समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है आपका। तो आई होप आपने समझा होगा, और इसको 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से समझिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो आप ले सकें, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, ओके। हैव अ गुड डे, थैंक यू।